गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के 5th लेक्चर में। और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की, यानी गुणित अनुपात के नियम की। ये नियम जो है 1803 ईस्वी में, कब? 1803 में जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। उन्होंने एलिमेंट के बीच जो रिएक्शन होते हैं उनके डिफरेंट कंपाउंड का होना और ना होना, इनके बैलेंसी के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? किसी भी केमिकल रिएक्शन के वेट को कैसे हम कंट्रोल करेंगे और किस तरह से उनके बीच के डिफरेंट कंपाउंड का रिलेशन होता है, उसी के बारे में इन्होंने बताया था। इसकी कोई डेफिनेट डेफिनेशन उन्होंने नहीं दी थी। एक्चुअली में यह नियम जो है हमें ये वेरिएबल बैलेंसी का एक आइडिया देता है। ये क्या कहता है? ये नियम जो है मल्टीपल प्रोपोर्शन का नियम, यानी गुणित अनुपात का नियम जो है, ये हमें वेरिएबल बैलेंसी का एक आइडिया देता है। किसका आइडिया देता है? वेरिएबल बैलेंसी का एक आइडिया देता है, जो उस टाइम पर नहीं पता था। कब? 1803 में लोगों को नहीं पता था। ठीक है, इसके बारे में इतना ही है, और इससे ज्यादा भी हम आपको अगली जब लेक्चर देंगे हम मोल कॉन्सेप्ट का, तो वहां पे इसके बारे में और बेहतर तरीके से बताया जाएगा। इसकी अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, और इसके न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे। और अगला रूल जो है हमारा वो है एवोगाड्रो रूल। कौन सा है हमारा? एवोगाड्रो रूल का। चलिए, दो और नियम बच रहे हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। और उसके साथ साथ एक और रूल बच रहा है। वो कौन सा रूल है? गैलुसैक का नियम। वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, गैलुसैक का नियम क्या होता है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे एवोगाड्रो रूल की, या एवोगाड्रो लॉ की, जो आपके लिए कंपटीशन और हर जगह के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बात करूंगा। ठीक, एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रो का नियम। ठीक, ये नियम गैलुसैक के लॉ के बाद 1811 ईस्वी में दिया गया। किसके बाद? 1811 ईस्वी में दिया गया, गैलुसैक के नियम के बाद। ठीक, ये नियम जो होता है वो किसके बारे में बात करता है? कि किसी भी प्रेजेंट मॉलिक्यूल के बीच का जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से होता है। किसके बारे में? कि किसी भी प्रेजेंट मॉलिक्यूल के रिलेशन किसके साथ, उसके गैस के साथ किस तरह से होता है, उसके बारे में बात करता है। और इस नियम के हिसाब से क्या बताया गया? कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, क्या चीज? इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट द सेम टेम्परेचर। कहां पर? एट द सेम टेम्परेचर। ठीक, क्या होते हैं? एंड प्रेशर। कैसा होना चाहिए? टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए, एंड क्या सेम होना चाहिए? प्रेशर। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर contain the same number of molecules. ठीक,
equal volume of different gases at the same temperature and pressure contains the same number of molecule। यानी निश्चित आयतन के भिन्न भिन्न गैसों में, बात समझिए, हिंदी में लिख देते हैं इसको, निश्चित आयतन के भिन्न भिन्न गैसों में निश्चित आयतन के किसमें, भिन्न भिन्न गैसों में समान ताप और दाब पर जो अणुओं की संख्या होती है वो समान होती है। अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक, ये किसका नियम था, ये नियम था एवोगैड्रो का नियम। ठीक, चलिए एवोगैड्रो के बारे में हम और आगे अभी बात करेंगे जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो एवोगैड्रो जो रूल है उसकी वैल्यू कितनी होती है, एवोगैड्रो संख्या जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, इन सब के बारे में जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करेंगे वहां इसकी हम स्टडी करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा मत कि एवोगैड्रो का सर ने वैल्यू नहीं बताया और क्या है। ये सारी चीजें आगे आपको जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा इसी टॉपिक में, तो वहां पर इसके बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे, एवोगैड्रो रूल की और एवोगैड्रो नंबर की। ठीक, अब हम इसी के साथ साथ बात करते हैं किसकी, गैलुसैक के लॉ की। अभी बताया ना, गैलुसैक गैलुसैक्स लॉ। गैलुसैक का नियम, ये लॉ क्या कहता है हम इसके बारे में बात करते हैं। जो गैलुसैक थे उन्होंने क्या किया था कि जब कोई गैसीय रिएक्शन होती है, कैसे रिएक्शन होती है, गैस की रिएक्शन। ठीक, जब किसकी रिएक्शन होती है, किसी गैस की रिएक्शन होती है, तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम क्या होगा, किसका किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी अभिकारक और उत्पाद का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा और कैसे होगा, उसके बारे में गैलुसैक ने स्टडी की। और ये स्टडी उन्होंने की थी कब, 1808 ईस्वी में। कब की थी, 1808 ईस्वी में। और उन्होंने बताया कि अंडर कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर under constant pressure and temperature the volume of gaseous reactant bear a simple ratio between themselves
वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। ठीक, ये जो था ये था गैलो-सैक का नियम। अभी हम इसको हिंदी में भी एक बार बोल लेते हैं। ठीक, अब हम इसके हिंदी में इसकी मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि इन्होंने एक्चुअली में क्या कहा था। अंडर द कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी किस पे, निश्चित ताप और दाब पर, द वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, यानी गैसीय अभिकारकों का आयतन जो होता है वो कैसा होता है, सिंपल रेशियो यानी निश्चित अनुपात में होता है, बिटवीन देमसेल्फ यानी उनके खुद के, एंड वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, किसके, और गैसीय जो उत्पाद होते हैं उनके और रिएक्टेंट के अनुपात के क्या होता है, वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक, क्या उन्होंने बताया, फिर से एक बार जानते हैं। अंडर द कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी एक निश्चित ताप और दाब पर, द वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, यानी कि गैसीय अभिकारकों और गैसीय अभिकारकों का आयतन जो होता है वो खुद से और किससे, गैसीय उत्पादों के आयतन के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, ये तो था किसका, गैलो-सैक का नियम। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे किसकी, जॉन डाल्टन के एटॉमिक मॉडल। अब हम किसकी बात करेंगे, जॉन डाल्टन के एटॉमिक मॉडल। चलिए, जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या थी, यहां से आपको थोड़ा मजा आने लगेगा पढ़ने में। अभी तक तो थोड़ा बोरिंग सा चल रहा था, अब थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा पढ़ने का। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, देखो क्या था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जो केमिकल कॉम्बिनेशन का नियम था, रासायनिक संयोग का नियम था, उसके डिस्कशन के बिहाफ पे 1808 ईस्वी में, कब, 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने एक रूल दिया, एक थ्योरी प्रपोज्ड की, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, एटॉमिक मॉडल की, जिसे जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी कहा गया। एक बार फिर से हम जान लेते हैं क्या कहा उन्होंने। केमिकल कॉम्बिनेशन के जो रूल्स थे, किसके, केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशंस के रूल के, किसके, कंक्लूजन के आधार पर, यानी रासायनिक संयोग के जो नियम थे उनके निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने क्या किया कि एक परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। और इस परमाणु सिद्धांत की बहुत सारी बातें हैं, जिनमें से कुछ पॉइंट मैं यहाँ आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उन्होंने पहली चीज क्या कही, जॉन डाल्टन ने कहा
कि जो मैटर होते हैं यानी जो पदार्थ होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उन्होंने पहली चीज क्या बताया कि पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें एटम या परमाणु कहा जाता है। और ये एटम जो होते हैं वो अनब्रेकेबल होते हैं। ये एटम कैसे होते हैं? अनब्रेकेबल होते हैं, अर्थात इन एटम को अन्य टुकड़ों में बाइसेक्ट नहीं किया जा सकता। इन एटम्स को अन्य टुकड़ों में क्या किया जा सकता? बाइसेक्ट नहीं किया जा सकता, यानी विभाजित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये पहली चीज बताई। फिलहाल बाद में जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो ये चीजें गलत हो गई, लेकिन लगभग 100 ईयर्स, कितने सालों तक? लगभग 100 सालों तक जॉन डाल्टन का यह सिद्धांत माना जाता रहा। दिस इज द ग्रेट थिंग किसी चीज के लिए। दूसरा, उन्होंने क्या बताया कि किसी दिए गए एटम के, किसी दिए गए एलिमेंट के सभी एटम, दूसरा पॉइंट, किसी दिए गए एलिमेंट के सभी एटम एक दूसरे से संरचना में और आयतन में क्या होते हैं? एक दूसरे से समान होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से आयतन और संरचना में समान होते हैं। बात समझिए। पहला उन्होंने कहा कि सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। एटम कहलाते हैं। दूसरी चीज उन्होंने क्या बताई कि एक ही एलिमेंट के सभी एटम एक दूसरे से क्या होते हैं? समान होते हैं। एक ही एलिमेंट के सभी एटम किसमें? मास यानी द्रव्यमान, और किसमें? साइज, और किसमें? शेप में एक दूसरे से समान होते हैं। एक दूसरे से समान होते हैं। दूसरी चीज, बाद में क्या हुआ जब आइसोटोप और आइसोबार की स्टडी हुई तो ये चीजें गलत साबित हो गई, बट ये चीजें मायने नहीं रखती थी। कब? 1808 ईस्वी। उसके बाद उन्होंने फिर बताया कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे एटमों से डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी रखते हैं। तीसरी चीज, डिफरेंट एलिमेंट के एटम एक दूसरे से क्या होते हैं? एक दूसरे से डिफरेंट होते। ठीक। चौथी चीज उन्होंने बताई कि जो एटम होता है वो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। जो एटम होता है वो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बात समझिए कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर which is
participate in chemical reaction which is participate in chemical reaction, अर्थात परमाणु जो होता है वो कैसा होता है, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक, सिमिलर या डिफरेंट टाइप के एटम, अगला क्या बोला उन्होंने, सिमिलर या कैसा, डिफरेंट टाइप के एटम एक दूसरे से जुड़कर क्या करते हैं, कंपाउंड का निर्माण करते हैं। कंपाउंड या कह सकते हैं मॉलिक्यूल का निर्माण कर सकते हैं, दोनों आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, चलिए बाकी 2 पॉइंट और बच रहा है, उसको भी जान लेते हैं क्या क्या है। चलिए अगला पॉइंट जानते हैं। जॉन डाल्टन ने आगे क्या कहा, जॉन डाल्टन ने आगे बताया अगले पॉइंट में, उन्होंने कहा कि जब एटम कंबाइन होते हैं तो उनका वॉल्यूम और रेशियो जो होता है वो समान होता है। उन्होंने क्या बताया कि जब एटम एक दूसरे से जुड़ते हैं तो और जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनका रेशियो जो होता है, पूरे का रेशियो जो होता है कॉम्बिनेशन का, वो इक्वल होता है। ठीक, क्या बताया कि जब एटम एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़कर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो एक निश्चित रेशियो में ये करते हैं। ठीक, उसके बाद उन्होंने और क्या बताया, अगला उन्होंने कहा कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। एटम्स का क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान जो परमाणु होता है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहां से एक और रूल निकल के आया, और वो रूल ये निकला कि एटम जो होते हैं वो ना तो जनरेट किए जा सकते हैं और ना तो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, यानी एक परमाणु ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये क्या था, ये जॉन डाल्टन का एटॉमिक क्या था, रूल था, यानी जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो थी ये मोस्टली इन 7 पॉइंट्स पे डिपेंड करती थी। और इन 7 पॉइंटों में जो और चीजें हैं वो हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।